फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं हूं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज की क्लास में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक को समझेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम लोग एसिड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं और सॉल्ट के क्या क्या यूजेस हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कंपाउंड कैसे बनता है? तो जब भी कोई एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं किसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तब जाकर कंपाउंड बनता है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, कोई एक केमिकल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका नेचर क्या है, तो केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस का नेचर 3 तरह का ही हो सकता है। या तो वो एसिडिक हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकता है, या तो वो सॉल्ट हो सकता है ना। अब सॉल्ट के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, या तो वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं, या तो वो बेसिक सॉल्ट हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है ना। तो चलिए आज हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में आप लोग 7th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि एसिड सॉर टेस्ट होता है उसका। और लिटमस पेपर वाला आपको पता है कि ब्लू लिटमस को अगर हम लोग एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। लेकिन एसिड का डेफिनेशन अगर अभी बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे? अब ये तो नहीं लिख सकते कि एसिड सॉर टेस्ट, हालांकि होता है लेकिन सारा एसिड का टेस्ट जो है वो सॉर नहीं होता है ना। और आप लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते सारा एसिड, क्योंकि बहुत सारा एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। तो एसिड क्या होता है? तो एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, और उस कंपाउंड को जब हम लोग वाटर में डालें, ठीक है, तब वो H+ आयन दे, तब हम उसे कहते हैं कि वो एसिड है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स which has one or more hydrogen, one or more than one hydrogen, and when dissolved in water, it gives हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है ये मैं बताऊंगी अभी। हाइड्रोनियम आयन, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl कैसा एसिड है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब HCl को हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक बीकर में आप वाटर लिए हैं और इसमें ड्रॉप वाइज एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो जब भी कोई एसिड है तो उसे वाटर में डालने से वो क्या करता है, वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो H+ और Cl- में ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो आपको पता है ना, Cl और H, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बोला जाए लिखने तो आप लिख लेंगे। ऑब्वियसली आप लोग 9th क्लास में ये तो पढ़ के ही आए हैं। क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, और क्लोरीन के पास 17 है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्लोरीन का जो पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, वो ज़्यादा होता है ना। इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ से ले लेता है और ये बन जाता है Cl-। और H+ कैसे बना कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी क्लोरीन ले लिया, तो ये अब हो गया, अब डेफिशिएंट हो गया, है ना। तो ये जो होता है ना, जब ये बनता है वाटर में, तो ये होता है अनस्टेबल। ठीक है, ये होता है अनस्टेबल आयन। तो अब ये क्या करता है? तो मान लीजिए यहाँ पे H2O के एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। तो ये क्या करता है, वाटर के पास होता है ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर कैसे? तो आप ये भी समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं एटॉमिक नंबर? 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2,6, यानी कि ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में,
और 2 पेयर इसका इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर। मतलब ये इसका क्या काम होता है, तो ये बेसिकली जो डिफिशिएंट होगा उसको दे पाएगा, जिसके पास कमी होगा इलेक्ट्रॉन का वो उसको दे देगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन प्लस, यानी कि ये डेफिशिएंट है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है और तब बनता है H3O प्लस। तो इसी को बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी कोई एसिड जिसमें H हो या एक हो या एक से ज़्यादा हो, बट वो वाटर में डालने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन दे, तब हम उसे कहेंगे कि वो एसिड है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए NaOH, आपको पूछा जाए कि ये एसिड है, तो ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन नहीं देता है। ऑल्दो इसके पास H है, फिर भी ये हाइड्रोनियम आयन नहीं देता, तो ये एसिड नहीं है। और हमको पता भी है कि ये क्या है, ये बेस है ना, सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है इसका। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल एसिड के। तो आपको पता है विनेगर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं नूडल्स में, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। ये एक वीक एसिड है, तभी हम लोग इसको कंज्यूम कर लेते हैं थोड़ा बहुत भी। और दूसरा है ऑरेंज एंड लेमन, इसको सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं, तो इसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। फिर टैमरिंड, इमली, इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। फिर कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। फिर एंट स्टिंग या निटल स्टिंग में क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड या इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका नाम हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अब आते हैं नेक्स्ट कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है एसिड का। एसिड के भी टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, है ना, या फिर ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रेंथ, इसकी ताकत पे कि कितना H+ दे पा रहा है, वो डिसाइड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन कि कहाँ से वो मिला, उस पे भी 2 टाइप के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक एसिड होता है या फिर मिनरल एसिड। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड है जिसको एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डालने पे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब पूरा का पूरा। अगर मान लीजिए HCl हम लोग 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल HCl का लिए और इसको हम लोग वाटर में H2O में डाल दिए, तो ये क्या होगा, वाटर में डालने के बाद ये पूरा का पूरा आपको पता आयंस बनेगा H+Cl-। तो ये 100 जो मॉलिक्यूल है ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, किसमें, आयंस में, 100 आयंस बन गया H+Cl-। तो इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली पूरा, अब कोई भी मॉलिक्यूल बचा ही नहीं, सारा का सारा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गया, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लिखेंगे डेफिनेशन, एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, हमारा स्किन भी जला सकता है। एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 या नाइट्रिक एसिड, ये सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसको वाटर में डालने पे पूरा का पूरा H+ आयन दे देता है, जितना मॉलिक्यूल लेंगे सारा डिसोसिएट हो जाता है। अब दूसरा वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या होता है, इसको मैं रब कर लेते हैं, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, उसे हम कहते हैं कि वो वीक एसिड है। तो लिखेंगे एसिड्स विच डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में भी होता है ना, विनेगर में कितना होता है, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6% डाला जाता है और बाकी डाइल्यूट रहता है। तो मान लीजिए आप 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड ले रहे हैं, CH3COOH, ठीक है, इसको आप वाटर में डाल दिए। अब मान लीजिए इसका 100 मॉलिक्यूल आप ले लिए, तो जब वाटर में डाल रहे हैं तो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। अब डिसोसिएट कैसे होगा,
तो CH3 COO माइनस और प्लस H प्लस, है ना। ऑक्सीजन के पास ज़्यादा पावर है तो वो माइनस हो जाएगा और H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर वीक एसिड है तो लेट सपोज 40 मॉलिक्यूल्स जो थे इसके वो डिसोसिएट हो गए आयंस में और बाकी 60 का मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में रह गया, तब उसे हम कहते हैं कि वो वीक एसिड है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ओरिजिन पे कि कहाँ से हमें मिला। तो सबसे पहला क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट, जो हमको प्लांट या लिविंग सेल से मिलता है उस एसिड को हम बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक एसिड है। और वो क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, मतलब उसको हम लोग थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। तो एसिड्स विच आर obtained from plant are called as organic acid। इसका एग्जाम्पल ऑक्सैलिक टोमेटो, ठीक है, एसिटिक एसिड, ये सारा फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या हो गए, वीक एसिड। तो बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिनरल एसिड। तो जो कि हमें मिनरल से मिलता है उसे हम कहते हैं कि वो मिनरल एसिड है। एसिड्स which are obtained from mineral are called as, क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड। ये सारा डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। और मिनरल एसिड क्या होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, कोई भी मॉलिक्यूल लेफ्ट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब एक एक्सेप्शन होता है कि एक ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक एसिड होता है, और वो कौन सा है, ये होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। ये इतना ज़्यादा कोरोसिव नहीं होता है और इसीलिए इसका यूज़ हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में भी करते हैं। तो ये था एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं बेसिस के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। तो बेसिस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, मतलब जिसके पास OH ग्रुप हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन जब हम उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, तब हम कहते हैं कि वो बेसिस हैं। और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सारा बेसिस जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उसे हम कहते हैं कि वो एल्कलीज हैं, ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेसिस की, जैसे कि NaOH, KOH, OH ग्रुप आ गया ना, तो ये सारे क्या हो गए, बेसिस हो गए। जैसे कि MgOH2, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। AlOH3, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, ये भी क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब फॉर्मूला लिखने तो आप लोग 9th क्लास में ही सीख गए होंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्लास 9th का वीडियो देख सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला मिधा गुरु पे, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे NaOH है, ठीक है, इसको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कौन सा आयन में, दैट इज Na+ और OH- आयन, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये हो गए बेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम हम लोग क्या बोलते हैं और इसका हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करें इसकी सोर्सेज की, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बेसिस की। जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में बेस का ही यूज़ करते हैं हम लोग। हमारा जो ब्लड है वो भी स्लाइटली बेसिक नेचर का ही होता है ना। और जैसे कि टूथपेस्ट या माउथ वॉश, ये सब भी क्या है, ये सब भी बेसिक नेचर का बनाया जाता है, ताकि हमारा जो माउथ है वो न्यूट्रल नेचर रह जाए उसका। और बात करें ड्रेन क्लीनर, वो भी बेसिक नेचर का होता है। फिर एक का जो वाइट पोर्शन है वो भी बेसिक नेचर का ही होता है। तो ये सब हो गए सोर्सेज या जो एग्जाम्पल्स है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बेसिस की।
अब बेसिस के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि एसिड के टाइप है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसी तरह से बेसिस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वही हो जाएगा जो एसिड के बारे में हम लोग बात किए थे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएंगे, जो कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए आयंस में, जितना भी हम लोग मॉलिक्यूल लें पूरा डिसोसिएट हो जाए, लाइक 99.9% डिसोसिएट हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और वीक बेसिस क्या हो जाएंगे, जो कि पूरा का पूरा डिसोसिएट ना हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो वीक बेसिस है। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। बेसिस विच कंप्लीटली dissociated into OH minus ion is called as strong bases. Example NaOH, KOH, जितने भी एल्कलीज हैं, एल्कली मेटल लाइक ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं वो सारे क्या है, वो सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब वो मेटल ऑक्साइड बनाए या हाइड्रोक्साइड बनाता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएंगे। अब बात करें वीक बेसिस, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो जाए, तो बेसिस विच डज नॉट completely dissociated into ions. Into OH minus ions is called as weak bases. ये सब क्या हो गए एग्जाम्पल्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हो गए बेसिस की। अब हम लोग बेसिस के बारे में डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कैसे बनता है, जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तब हमें मिलता है सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये सारे इस तरह का कुछ दिखता है सॉल्ट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आई होप आप सबको पहले से भी पता होगा। एसिड का कैसा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट, सॉर टेस्ट होता है, और बेसिस का कड़वा टेस्ट होता है ना। उसके बाद जितने भी एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन सारा बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम एल्कली बोलते हैं, यानी कि अल्कली मेटल्स, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका जब हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लाइक NaOH, KOH, ये सब क्या होते हैं, ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इसे अल्कली बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, दैट इज NH4OH। ये भी क्या है, ये भी अल्कली है। क्यों, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। ये जब इसे हम वाटर में डालेंगे तब ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए आपको बहुत जगह ये लिखा हुआ मिलता है कि all alkalis are bases but all bases are not alkali, है ना। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसे ही हम अल्कली बोलेंगे। तो ये था। अब नेक्स्ट, स्लिपरी होता है टच करने पे, है ना। सोप आप देखे होंगे या बेकिंग सोडा, ये सब स्लिपरी होता है टच करने पे। उसके बाद क्योंकि एसिड क्या करते हैं, आयंस में कन्वर्ट करते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो आयंस क्या होते हैं, एक चार्ज कैरियर है, मतलब ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करने में हेल्प करता है ना। तो जितने भी एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर हम HCl गैस ले लिए ना, तब ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक कब होगा, जब इसे हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना, तभी तो H+Cl- में ब्रेक होगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। अब आपको पता है कि सारा बेस है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, तो यानी कि अल्कलीज देते हैं वो क्या करेंगे, वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो some bases get dissolved and they can conduct electricity and they are called as alkali, ठीक है। अब ये लिटमस पेपर वाला तो आप सबको पता है। क्या पता है कि अगर मान लीजिए आपके पास रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, अब अगर आप उसको एसिड में डालेंगे तो क्या कोई कलर चेंज होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अब रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो क्या कलर हो जाता है,
ब्लू कलर हो जाता है ना। ठीक उसी तरह से जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उसे हम एसिड में डिप करते हैं तो कौन कलर का चेंज हो जाएगा, रेड कलर का। तो ये आप सबको पता है। फिर एग्जांपल्स देख लीजिए। डाइल्यूट, अभी हमने एग्जांपल्स तो डिस्कस कर ही लिया है। डाइल्यूट मतलब कि वाटर में डाल दिए हैं अब इसे, यानी कि अब ये एक्वस सॉल्यूशन में अब क्या दे देगा, आयंस दे देगा, तो H2SO4। फिर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होते हैं डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये है कुछ एग्जाम्पल बेसिस की। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो इंडिकेटर्स का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी अननोन सब्सटेंस का नेचर क्या है, कि वो एसिडिक है, कि बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब बात करें इंडिकेटर की, तो उसका क्या रोल है। तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसे हम एसिड में डालते हैं तब उसका कलर या ऑर्डर दूसरा शो करता है। अब जब उसी इंडिकेटर को अगर हम लोग बेस में डालेंगे तब उसका कलर और ऑर्डर दूसरा शो करेगा, है ना। अब बात करें इसकी टाइप की, तो बेसिकली 4 टाइप का होता है इंडिकेटर्स। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नाम से ही बता रहा है कि ये हमें नेचर से मिलता है। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसको हम लोग लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड और बेस में दूसरा ऑर्डर शो करता है। अब लास्ट में बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि ये हमें एसिड है या बेस है ये तो बताता है ये, साथ ही साथ हमें एसिड और बेस का स्ट्रेंथ भी बताता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसा इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है। आप सबको पता है कि जो लिटमस है ये कहाँ से मिलता है, ये लाइकेन प्लांट से हमें मिलता है, जिसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। अब बात करें एग्जाम्पल की नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। पहला क्या है, टर्मरिक, हल्दी, जिसको ओरिजिनल कलर क्या होता है, येलो। अब जब हम इसे एसिड में डालते हैं तो क्या कोई कलर चेंज होता है, नो कलर चेंज, येलो ही रह जाता है ना। तो हम लोग लिखेंगे नो चेंज। अब जब टर्मरिक में अगर हम लोग बेस डालते हैं तब कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू लिटमस, है ना। ये ब्लू लिटमस, लेड लिटमस पेपर, ये हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिए। तो ब्लू लिटमस है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का पेपर हो जाता है, और रेड लिटमस का रेड कलर का। तो अब देखिए ये एसिड और बेस में क्या कलर चेंज शो करता है। तो देखिए ब्लू लिटमस को जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो कौन कलर का हो जाता है, रेड कलर का। ठीक है, अब इसी ब्लू लिटमस को अगर हम लोग बेस में डालते हैं तो क्या कोई कलर चेंज होता है, नो चेंज। नेक्स्ट बात करें रेड लिटमस। अब रेड लिटमस को अगर हम लोग एसिड में डाल रहे हैं तब यहाँ पे होता है नो चेंज, मतलब रेड का रेड ही कलर रह जाता है। अब जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तब कौन सा कलर हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो देखिए लर्न करने का एक ट्रिक है कि बेस भी क्या होता है, बी से स्टार्ट होता है, और ब्लू भी बी से, है ना। तो जो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, बेस। अब रेड कैबेज जूस, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, अब जब एसिड में इसे डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है इसका। अब जब इसे हम बेस में डालते हैं तब क्या कलर हो जाता है, तब इसका कलर हो जाता है ग्रीन या फिर ग्रीनिश ब्लू कलर हो जाता है इसका। ठीक है, अब चाइना रोज जूस, इसका क्या कलर होता है, ओरिजिनल लाइट पिंक होता है। अब जब इसे हम एसिड में डालते हैं तब ये क्या हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तब भी इसका कलर हो जाता है ग्रीनिश ब्लू कलर। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर का। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये हम लोग सिंथेसिस करते हैं, लैब में इसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली 2 टाइप का है, क्या क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है,
फिनोप्थलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अब जब मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते हैं तब क्या कलर हो जाता है, तभी हो जाता है रेड कलर। बहुत सारा का आप देखेंगे ना कि रेड कलर है एसिड में, तो खतरे का भी निशानी होता है रेड, है ना, और एसिड भी खतरा है ना। तो इसलिए क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तब येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अब बात करें फिनोप्थलीन की, तब उसे हम कितना भी उसमें एसिड डाल दीजिए तो उसका कलर क्या होता है, कलरलेस ही होता है, और जब इसमें बेस डालेंगे तब इसका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है। ये था सिंथेटिक इंडिकेटर। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब इसका क्या होता है, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसका स्मेल चेंज होता है एसिड और बेस में। इसका एग्जांपल ओनियन, ठीक है। ओनियन को अगर एसिड में डालते हैं तब क्या होता है, ये उसका जो स्मेल होता है वो रिटेन रह जाता है, मतलब स्मेल उसका चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन स्मेल। एसिड में डाल रहे हैं तब भी ऑनियन का जो स्मेल है वो तब भी हमको वही स्मेल मिल रहा है। अब मान लीजिए अब बेसिस में डालते हैं तब क्या होता है, इसका जो स्मेल है वो वैनिश हो जाता है, स्मेल वैनिसेस। अब बात करें वैनिला की, तो वैनिला में भी अगर एसिड डालते हैं तब इसका ऑर्डर कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन एसिड, एंड बेस में इसका जो स्मेल है वो वैनिश हो जाता है, इसका जो ओरिजिनल स्मेल था वो वैनिश हो जाता है। ये हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, हम अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स डिस्कस किए हम उससे किसी भी सब्सटेंस का नेचर बता पा रहे थे कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है या वो बेसिक है। लेकिन अब जो हम इंडिकेटर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये किसी भी सब्सटेंस का नेचर तो बताता ही है बल्कि साथ ही साथ हमको उस सब्सटेंस का स्ट्रेंथ भी बताता है। अगर वो एसिड है तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, कि मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो वीक एसिड है। अगर बात करें बेस की तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वो वीक बेस है, सारा कुछ हमें यहाँ से पता चलता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, और इसमें ना अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करता है। इसका कौन सा कलर होता है, जो रेनबो का कलर होता है ना, दैट इज़ विबग्योर, वही है इसका कलर। और जो ग्रीन होता है न्यूट्रल के लिए, और जैसे जैसे हम लोग रेड की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और वॉयलेट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, तो ये है पीएच, ठीक है। तो पीएच क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है। तो पावर किसका, पावर ऑफ H प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन का पावर, H प्लस आयन का पावर क्या है वो हमें पता चलता है पीएच। तो बेसिकली एक स्केल होता है जिसका रेंज होता है 0 से 14 तक, ठीक है। 14 किसका होता है, न्यूट्रल होता है, और जैसे हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और जैसे हम लोग 0 की तरफ आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ठीक है। अब बेसिकली ना पीएच क्या है, पीएच का पेपर होता है, ठीक है, पेपर होता है, और अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर होता है। जो कि विबग्योर का कलर है वही रहता है। तो हम लोग मान लीजिए पीएच पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डिप करने के बाद फिर कलर चेक करते हैं, तो जिस कलर से वो मैच करता है फिर उसका पीएच हमको वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना पीएच है उसका, तो उससे हमें उसका नेचर और स्ट्रेंथ दोनों पता चल जाएगा। अब देखते हैं H प्लस कंसनट्रेशन का मतलब क्या हुआ ना। देखिए pH का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ माइनस लॉग ऑफ H प्लस। H प्लस कहाँ से आया, तो आपको पता है एसिड क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो अब मान लीजिए आप एग्जांपल ले रहे हैं HCl का और एक एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट होंगे, दैट इज H प्लस एंड Cl माइनस, और एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होंगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस।
मतलब दोनों तो H प्लस कंसनट्रेशन दे रहा है, लेकिन कौन ज़्यादा दे रहा है? तो आपको पता है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो वो जितना भी आप मॉलिक्यूल लेंगे पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। मतलब यहाँ पे H प्लस का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वीक एसिड, क्योंकि इसमें आयंस के भी फॉर्म में रहता है और मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्म में रहता है, मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता है। तो यानी कि एसिटिक एसिड में H प्लस का कंसनट्रेशन कम होगा, यानी कि देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस का कंसनट्रेशन मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जितना इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो pH उतना ही कम होगा, है ना। तो आप देखेंगे इधर क्या हो रहा है, ये 7 तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं 0 की तरफ तो H प्लस कंसनट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और वही बात करें OH की, तो OH का कंसनट्रेशन इधर इंक्रीज होगा, जितना इंक्रीज होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज होगा। हायर द पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है H प्लस आयन पे। जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा उतना कम हो जाएगा pH का वैल्यू और उतना ज़्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। अब बात करें बेसिस की, तो बेस किस पे डिपेंड करता है, OH माइनस आयन पे, ठीक है। मतलब जिसका वैल्यू OH माइनस का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा pH हो जाएगा और उतना वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, pH स्केल क्या होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ, कि pH का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हमें एक नैरो रेंज चाहिए pH का। हम सबको पता है कि हमारा बॉडी जो है वो कितने रेंज पे लाई करता है, दैट इज़ pH 7 to 7.8, है ना। आप सबको पता होगा एसिड रेन के बारे में। कब हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक रेन है, कोई भी रेन है, तो अगर उस रेन का pH 5.6 से अगर कम होता है तब हम उसे कहते हैं कि वो एसिडिक रेन है ना। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है, इससे एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट, एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। आपको पता है ना, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें थिक वाइट और येलो कलर का क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, तो वहाँ भी एसिड है। नेक्स्ट, pH ऑफ सॉइल। आप सबको पता है ना, हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप के लिए हमको क्या चाहिए, एक नैरो रेंज चाहिए। ज़्यादा सॉइल अगर एसिडिक हो गया तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये सब जो स्प्रे करते हैं ना, बहुत केयरफुली स्प्रे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल है, एक एसिडिक सॉइल में एक ऐसा क्रॉप है जो कि ग्रो कर जाता है। वो कौन सा क्रॉप है, दैट इज़ ऑक्सैलोफाइटस, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और pH इन स्टोमक, हम सबको पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, एक्सक्रीट करता है HCl, है ना, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में हमारे बॉडी में। तो अगर ज़्यादा मान लीजिए कि आप ऑयली फूड या फिर फास्ट फूड खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड बेस क्या करेगा, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर हमें रिलीफ मिल जाता है उससे। नाउ नेक्स्ट इज pH चेंज एंड टूथ डिके। तो क्या आपको पता है कि हमारे जो दांत है ना, इस पे ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो कि किसका होता है, टूथ इनामेल, है ना। वो किस चीज़ का होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का होता है। वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बेसिकली, ठीक है। और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ठीक है, सबसे हार्डेस्ट है। बट स्टिल हमें कैविटी, हमारा दांत कैसे सड़ जाता है, क्यों? दो रीज़न है, एक तो आप ब्रश नहीं करते होंगे और दूसरा आप खाने के बाद अपना माउथ को रिंस नहीं करते अच्छे से। तो क्या होता है, वो फूड यहाँ पे रह जाता है और रात में क्या करता है, यहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करेगा, है ना, इस फूड को डिग्रेड करेगा और डिग्रेड करता है तो ये एसिड रिलीज करता है यहाँ पे, है ना। और वही एसिड रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ, ठीक है। और वही क्या करता है, हमारे दांत को कोरोड करने लगता है, खोखला कर देता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। और इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसमें बेस होता है। तो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो वो हमें प्रोटेक्ट कर देता है। फिर आपको पता होगा कि बी स्टिंग, एंट स्टिंग, ये सब क्या होता है, वो रिलीज़ कर देता है एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना। तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा लेते हैं, हम लोग लगा लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। वो एक बेसिक नेचर का होता है, उससे हमें रिलीफ मिल जाती है। तो ये था इम्पॉर्टेंस पीएच का हमारे लाइफ में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें क्या बताते हैं। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमें डिफाइन किए हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में, ठीक है। तो एसिड के बारे में इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि एसिड वो है जो कि लिबरेट करे H+ आयन, कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में। फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो ये वाटर में डिसोसिएट कर गया ना H+ और Cl- में, इसीलिए हम बोलते हैं कि HCl क्या है, एसिड है। अब नेक्स्ट बेसिस। बेसिस क्या लिबरेट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ये लिबरेट करेंगे OH- आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, ये क्या है, ये एक बेस है। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट किया गया Na+ और OH- में, है ना। तो ये हो गया एसिड एंड बेसिस। नाउ नेक्स्ट, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एसिड को हम लोग एसिड तभी बोलेंगे जब वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे, ठीक है। लेकिन अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग किसी भी एसिड का डाइल्यूशन कैसे कराते हैं, मतलब उसमें वाटर हम लोग कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब उसमें वाटर का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। और डाइल्यूटेड क्या होता है, जब हम लोग उसमें उस एसिड में वाटर ऐड कर देते हैं। तो प्रोसेस कैसा है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आप लैबोरेटरी में काम करेंगे ही ऑब्वियसली, तो आपको प्रिकॉशंस के साथ करना है, और साथ ही साथ ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं ना, तो हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर लेते हैं और एसिड को हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करते हैं, और इसको हम लोग इस सॉल्यूशन को कंटिन्यूअस स्टेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें डाइल्यूशन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एसिड को वाटर में डालना या बेस को वाटर में डालना ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है ना। अगर मान लीजिए आप एसिड ले लेते हैं, एसिड में अगर आप वाटर डालेंगे तब क्या होगा, एक्सप्लोजन, स्प्लैश आउट आ जाएगा और आपको बर्न कर देगा आपका स्किन, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, जब एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तब क्या होता है। तो कोई भी एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl, और बेस है फॉर एग्जांपल NaOH, तो यहाँ पे होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड क्या करता है, एसिड में अगर हम लोग बेस डालें तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, दोनों का प्रॉपर्टी। तो क्या बनता है, बेसिकली आयंस का एक्सचेंज होता है H+ Cl-, यहाँ पे Na+ OH-। तो ये H+ OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है, और Na और Cl- मिलके NaCl सॉल्ट बना देता है। तो यानी कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें हमेशा सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स, कि मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन कराए तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर किसी मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कराए तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो सब एसिड में कॉमन क्या होता है, हाइड्रोजन तो कॉमन होता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज का। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर जिंक लिए तो जिंक ज़्यादा पावरफुल है किससे, हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या करता है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, और जिंक क्लोराइड मिलके एक सॉल्ट बन जाता है, क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज ZnCl2, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी मेटल
और किसी भी मेटल नहीं, एक्टिव मेटल, हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने मेटल है ना वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, मतलब वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब का रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराए तो रिएक्शन नहीं होगा, वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन डिस्प्लेस कर पाएगा? जितने भी एक्टिव मेटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और हाँ, रिएक्शन के बाद हमेशा हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आयरन है, तो आयरन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कॉमन है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आयरन और सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अगर बेस का रिएक्शन कराएं तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सारा बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इजीली H+ रिलीज नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी जिंक का अगर रिएक्शन कराएं, ये NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तब मिलता है सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज Na2ZnO2, और यहाँ से मिल गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये है रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का, जो कि आपको याद रखना है। अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो रिएक्टिविटी किसी मेटल का डिक्रीज होने लगता है। और अगर आप ट्रिक जानना चाहते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का, तो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने यहाँ इसका ट्रिक बताया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, तो इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएंगे तब हमेशा हमें मिलेगा एक सॉल्ट, ठीक है। फिर वहाँ से मिलेगा वाटर, क्योंकि एसिड में क्या है? हाइड्रोजन है, तो याद रखिएगा कि वहाँ से हमको वाटर भी मिलेगा। और कार्बोनेट है, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास है कोई एसिड दैट इज़ HCl, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, दैट इज़ CaCO3, ठीक है। इसका एक्वस ले लिए। एक्वस क्या होता है? अगेन जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है। तो तब क्या बनेगा? यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट किसका बनेगा? तो क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का एक सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज CaCl2 प्लस। एसिड में क्या होता है कॉमन? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे बन जाएगा वाटर, और एक प्रोडक्ट यहाँ कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट से आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा इसका रिएक्शन कैसे होता है। ये हो गया कुछ और एग्जाम्पल, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ कराएंगे तो सोडियम का क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगा। तो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कि क्या एक्सेप्शन होता है ना, कि अगर मान लीजिए आपका जो सॉल्ट बन रहा है, ये सारा क्या है? ये सारा जो सॉल्ट बन रहा है अभी तक एक्वस है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्ट बन जाता है रिएक्शन में जो कि इनसॉल्युबल है, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, तब क्या होगा? तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और यहाँ से हम पास करा रहे हैं लाइक HCl गैस। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो ट्यूब है ना जहाँ से HCl गैस आ रहा है, इसको हम लोग पूरा डिप करते हैं इस एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मान लीजिए ये जो ट्यूब है ये ऊपर रहेगा, तो लेट्स सपोज जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो इसको थोड़ी पता है कि इसको यहीं से निकलना है, ये तो इधर से भी जा सकता है, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इन केस अगर ऐसा सॉल्ट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, मतलब वो अगर प्रेसिपिटेट बना दे रहा है, लेट्स सपोज अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं लेड कार्बोनेट का, किसके साथ? अगर मान लीजिए HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बनेगा लेड का क्लोराइड, है ना, दैट इज़ PbCl2 सॉल्ट बनेगा। और ये क्या है? एक है इनसॉल्युबल, ये प्रिसिपिटेट बना देता है, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये बन गया अब प्रिसिपिटेट, यानी कि इस मेटल कार्बोनेट के ऊपर ये लेयर बना देगा लेड क्लोराइड का, है ना, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो पाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन। और भी क्या एक्सेप्शन है?
एक है ये सब चीज़ ना आपके बुक में है, तो आपको ये सब भी ध्यान में रखना है क्योंकि रीजनिंग यहाँ से आ सकता है। तो दूसरा एग्जांपल है, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, तब क्या होता है, तब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही। तो अब ये कैल्शियम सल्फेट जो है ना, ये भी एक वाटर मतलब इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, मतलब ये भी प्रेसिपिटेट बना देगा, तो यानी कि ये रिएक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब बेसिस जो होते हैं ना, वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए मेटल कार्बोनेट इनका नेचर क्या होता है, ये होते हैं बेसिक नेचर के। ठीक है, तो बेस है तो फिर ये अगेन किसी और बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ होता है, तो एसिड के साथ होता है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन। हाँ, तो इस रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। अब अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है कि वो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकल रहा है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पास कराते हैं लाइम वाटर से, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो पास कराने के बाद क्या होता है, हमको एक प्रिसिपिटेट बनता है वाइट कलर का, और इसका जो अपीयरेंस होता है ना, वो मिल्की अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो इससे अगर मान लीजिए जो एक्वस था ये वाटर सॉल्युबल था, कलरलेस था, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा जो कि मिल्की कलर का है। ठीक है, तो इससे हम लोग को कंफर्म हो जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं ना, तो अब जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, और इसके साथ ही इसका मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये हो गया टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। अगर हम तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं, इनका जो नेचर होता है ये सारे होते हैं बेसिक नेचर के। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है एसिड का बेस के साथ, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलता है, हमेशा हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलता है। तो चलिए, अगर मान लीजिए कोई भी मेटल ऑक्साइड है, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड हो गए। ये सब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, जितने भी मेटल के ऑक्साइड है इनका जो नेचर होता है ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे, अगर हम लोग इनको वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, दैट इज़ NaOH। अब इनका जो नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ गया यानी कि ये क्या हो गया, ये एक बेस हो गया, और इसको हम लोग एल्कली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्कलाइन मेटल का है, और अल्कली मेटल जितने भी होते हैं ये सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम लोग अल्कली भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया, इसका नेचर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर से, इंडिकेटर्स हमारे पास है, हम अब टेस्ट कर सकते हैं, इसका स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तब अगर हम उसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराएंगे तो हमेशा हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो देखिए, इसका एक एग्जांपल है कि अगर हम कॉपर ऑक्साइड, इसका जो कलर होता है ये ब्लैक कलर का होता है, इसका रिएक्शन, इसमें अगर हम लोग ड्रॉप वाइज अगेन अगर एसिड डालेंगे तब क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्लोराइड का अगेन एक सॉल्ट बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड बन गया, और यहाँ से वाटर। ठीक है, तो ये जो होता है इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो ये हो गया रिएक्शन किसका, एसिड और बेस का। मेटल ऑक्साइड क्या है, ये बेस ही तो है एक। तो चलिए, यहाँ से भी हम लोग सॉल्ट बनाना सीख गए। अब देखते हैं दूसरा रिएक्शन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, सो वी कंसीडर मेटल ऑक्साइड, इसका नेचर क्या है, ये हो गया बेसिक नेचर का। तो
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अगर किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जितने भी नॉन मेटल हैं उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कार्बन है क्या, एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। उसी तरह से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO बनाता है। उसी तरह से अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 या SO3 बनाता है। तो जब इसका नेचर अब देखते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। तो जब इसे वाटर में ऐड करते हैं तब क्या बनता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। और नाइट्रिक एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड रेन के लिए। अब उसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ये भी क्या है, ये भी एक एसिड है और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो जब इनका रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराएंगे तो हमें अगेन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ से हमेशा हमको सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये क्या है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ उसका रिएक्शन अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे OH ग्रुप आ गया यानी कि बेस। तो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया सॉल्ट, है ना, और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया। तो ये हो गया रिएक्शन बेस का नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, एसिड बेस जैसा है। तो यहाँ से कंक्लूजन कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो वो दोनों एक दूसरे प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ से मिलता है हमेशा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, दोनों, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ से जो सॉल्ट मिला ये हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तो हमेशा हमें मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन मान लीजिए हम लोग किसी एसिड H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तब क्या बनेगा, तो यहाँ पे पोटेशियम का सल्फेट बन जाएगा सॉल्ट और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा यानी कि K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये भी क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो यानी कि ये जो सॉल्ट बना ये भी कैसा सॉल्ट बना, न्यूट्रल सॉल्ट बना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो अब क्या होता है ना, जितने भी एसिड और बेस हैं वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस लिबरेट करते हैं। और आप सबको पता होगा कि आयंस भी क्या है, एक तरह का चार्ज कैरियर है जो कि हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में, है ना। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक वायर जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें चार्ज कैरियर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस में आयंस मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक जगह बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, एक तरफ बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो रीज़न क्या है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक बीकर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, स्विच लगा दिए, बल्ब इंडिकेटर चाहिए, देखना है कि कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इंडिकेटर से ही हम चेक कर सकते हैं ना। तो हमने इंडिकेटर लगाया, सेम सेटअप था, बस यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिए वो अलग अलग लिए। तो पहले में हम लोग लिए यहाँ पे डाइल्यूट HCl और दूसरे में हम लोग यहाँ पे लिए ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो जब एसिड है, एसिड ले लिए, तो एसिड क्या करता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि वाटर में डिसोसिएट कर जाता है, दैट इज H+ और Cl- में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ Cl-। तो अब क्या हो जाएगा, ये मूव करेंगे, अब मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन ग्लूकोज जो होता है ना,
ये क्या होता है, ये होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये कंडक्टिविटी नहीं करते, ये आयंस में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करते। क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि इसका पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो वीक एसिड है भले वो कंडक्ट करेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा उसका पावर। लेकिन जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं मतलब जो कि बिल्कुल भी आयंस में ब्रेक नहीं करते हैं तो वो तो बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है, तो ये है। तो ये एक टेस्ट हो गया किसका, कि हम लोग को बताना हो कि एसिड और बेस क्या करते हैं, वाटर में आयंस लिबरेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखते हैं कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है। तो कॉमन यही है कि कोई भी एसिड या बेस को अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो वो आयंस लिबरेट करते हैं, है ना। तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमें HCl गैस प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी। हम लोग सबसे पहले लेते हैं NaCl यहाँ पे इस ट्यूब में, और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। और यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का भी रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज़ लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। अगर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है NaCl प्लस H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं, और प्लस यहाँ से बन जाएगा HCl गैस। ठीक है, यहाँ से HCl गैस बनता है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा दे दिए ना तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनेगा सोडियम सल्फेट। तो जो सोडियम सल्फेट होता है ना ये एक हार्ड सब्सटेंस है। तो ये क्या करता है ना, ये इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, तो यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। और क्या है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो फ्यूल का भी वेस्टेज है, और ये ग्लास भी क्या है, ये क्योंकि एसिड का रिएक्शन करा रहे तो एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, यानी कि ये ग्लास जो है वो टूट सकता है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे दैट इज़ लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ से HCl गैस रिलीज़ हो गया। तो अब क्या होता है ना कि हमें पता है HCl गैस जब ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है तो ये आयंस लिबरेट नहीं करता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई भी लिटमस पेपर ले गए ब्लू रेड तो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हम लोग कोई वेट ब्लू, हमको पता है कि एसिड है तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है रेड कलर में। तो यानी कि ब्लू लिटमस को अगर हम लोग वेट करके यहाँ पे रखेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो रिलीज़ होगा क्या करेगा, HCl जो है उस वाटर वेपर से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। रिएक्शन के बाद यहाँ पे हमें रेड कलर का ये दिखने लगेगा। यानी कि ये प्रूफ करता है कि एसिड और बेस सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस लिबरेट करते हैं। आई होप ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेसिस का। अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट के प्रिपरेशन, सॉल्ट के यूजेस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट के प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, और सॉल्ट के यूजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, हमेशा कटायन और अनायन मिलकर बनता है। ठीक है, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में हम लोग सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है वो कटायन वाला पार्ट लिखते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन हो, दैट इज कटायन। और उसके बगल में हम लोग लिखते हैं निगेटिव पार्ट वाला आयन, दैट इज अनायन। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सबको पता है ये सॉल्ट है। ठीक है, तो Na क्या करता है, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है, यानी कि इसके पास क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं कि ये कटायन है। और क्लोरीन, इसके पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 17 है। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इसके पास आ जाता है एक निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, अनायन ही बोलते हैं। तो NaCl जब बन रहा है तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, एक सॉल्ट है।
आई होप सॉल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ सॉल्ट के फैमिली। जैसे सोडियम सॉल्ट फैमिली, बोलने का क्या मतलब हुआ कि सोडियम जो मेटल है वो कितना तरह का सॉल्ट बना सकता है। तो सॉल्ट किसका बनता है? क्लोराइड का। जितना भी हैलोजेंस है वो सब सॉल्ट बनाते हैं। फिर सल्फेट सॉल्ट बनाते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सब क्या है? सॉल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम का, तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट हो गया, फिर सोडियम का नाइट्रेट हो जाएगा। ये सब क्या है? सोडियम सॉल्ट के फैमिलीज हो गए। अब अगर क्लोराइड सॉल्ट अगर बोले तो इसका क्या हो जाएगा? जितना भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो ये सब हो गया क्लोराइड का फैमिली, है ना। अदर फैमिली किसका होता है? सल्फेट का, फॉस्फेट का, कैल्शियम सॉल्ट, ये सब हो गया एग्जाम्पल सॉल्ट के। अब नेक्स्ट, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। 3 तरह का हो सकता है सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं तब हमें मिलता है हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे HCl है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट, दैट इज NaCl प्लस H2O। ठीक है। अब दूसरा एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट किससे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ कराएंगे तब मिलता है हमें एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl ले लीजिए। HCl का रिएक्शन किसी वीक बेस के साथ, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा? तो बनेगा अमोनियम का क्लोराइड और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, दैट इज NH4Cl प्लस H2O। तो इसका जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक, मतलब pH 7 से इधर हो जाएगा, मतलब 0 के तरफ। तो ये क्या हो गया? एसिडिक सॉल्ट। अब नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट। क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब वीक एसिड का रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तब बनेगा बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कोई भी वीक बेस ले लीजिए तो वीक बेस क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन, सॉरी वीक एसिड का लेना है, वीक एसिड कोई बोलिए क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, दैट इज H2CO3। तो वीक एसिड का रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल NaOH, तब क्या बनेगा? तब जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम का कार्बोनेट बनेगा, दैट इज Na2CO3 प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है इसका नेचर क्या हो जाएगा? ये स्लाइटली बेसिक नेचर का हो जाएगा, मतलब 7 से ज़्यादा हो जाएगा इसका pH, बेसिक सॉल्ट। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सॉल्ट के प्रिपरेशन और इनके यूजेस। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपना कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl, और इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो हम सबको पता है कैसे प्रिपेयर होता है। सी वाटर, ओशियन वाटर, जो कि सॉल्टी वाटर होता है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट, उसमें भी NaCl होता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सी साइड में, बीच साइड में हम लोग बेड्स बनाते हैं, ऐसा होल बनाते हैं, फील्ड्स बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, इसको कवर कर देते हैं प्लास्टिक से। फिर हाई टाइड आ रहा है, लो टाइड आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब सन रेज इसमें पड़ता है तो क्या होता है? सारे वाटर जो है इसमें इवापोरेट हो जाते हैं
और यहाँ पे NaCl क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग NaCl प्रिपेयर करते हैं। अब जो ये NaCl है ना, ये रॉ मटेरियल है, बहुत सारा दूसरा सॉल्ट बनाने में हेल्प करता है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। क्या क्या इससे हम बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज़ CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर हम लोग बनाते हैं बेकिंग सोडा, NaHCO3। फिर हम लोग वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं किससे, NaCl से। तो NaCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉस्टिक सोडा हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि NaCl का यूज़ करके हम लोग कैसे कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को लेना पड़ता है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग वाटर में राउंड अबाउट 30% NaCl ऐड करते हैं तो बनता है यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है हमको, वो मिलता है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है ये इस तरह से नहीं हो सकता, इसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन कराने में। क्योंकि हम सबको पता है ना, ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ। ये क्या है, NaCl और वाटर। ये किससे बना होगा अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बोलेंगे, तो ये एक कॉमन सॉल्ट है, वाटर है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस से ही बना होगा। कौन सा एसिड होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तभी तो न्यूट्रल सॉल्ट बना होगा। दैट इज HCl प्लस Na है तो NaCl होगा, सॉरी NaOH होगा। ठीक है, इससे ये बना। तो जब अगर हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो क्या ये रिवर्स होगा, क्या हमें एसिड और बेस मिलेगा, तो नहीं बनेगा। हमको ये भी पता है कि केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं। उनको रिवर्स कराने के लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना पड़ता है, कुछ रिएक्शंस अलग से ऐड कराना पड़ता है। तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। इन रिएक्शन को अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो तो इसके लिए हम लोग को सेल लेना पड़ता है। कौन सा सेल, तो उसमें हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बेसिकली आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दूँ। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से यहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, तब ये जाकर हमको प्रोडक्ट मिलता है। अभी हमने एक थोड़ी देर पहले देखा ना कि बल्ब ग्लो कर रहा था जब हम लोग एसिड ले रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था। तो वहाँ पे जो सेल यूज़ करते हैं वो होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, वहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ पे। ये हो गया, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये 3 प्रोडक्ट हमको मिला। तो सबसे पहले ये रिएक्शन कैसे हुआ ये सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका यूजेस देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यूजेस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यूजेस क्या है, तो सबसे पहले क्लोरीन की बात करें तो आप सबको पता है कि एक पॉइजनस गैस है, यानी कि ये जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, स्विमिंग पूल में PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में यूज़ होता है। फिर एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट इज CF2Cl2 है ना, इसमें भी क्लोरीन का यूज़ होता है। और आपको क्या पता है इसके बारे में, ये क्या कर रहा है, ये ओजोन को डिप्लेशन करा रहा है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है। बात करें हाइड्रोजन की तो एज अ फ्यूल इसका यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल। उसके बाद मार्जरीन, मतलब जितने भी अनसैचुरेटेड फैट है उनको सैचुरेट करने में हाइड्रोजन का हेल्प लेते हैं हम लोग। ये बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स में आप लोग पढ़ेंगे,
है ना, इसमें बेसिकली एडिशन करा देते हैं हम लोग हाइड्रोजन का। फिर अमोनिया बनाने में यूज़ होता है। अमोनिया क्या होता है, NH3, तो इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये बनाने में यूज़ होता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें किसमें यूज़ करते हैं, डीग्रेसिंग मेटल, मतलब मेटल को डिग्रीस करने में यूज़ होता है। सोप एंड डिटर्जेंट, हम लोग सोडियम का सॉल्ट, है ना, ये बनाने में, ये हम लोग कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। फिर पेपर बनाने में, फिर आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी यूज़ होता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये था यूजेस। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री में हम लोग कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया इसका सेटअप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा दूँ तो लेट सपोज एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, ये बेसिकली रॉड होता है ना। ये जो रॉड है वो इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि वो किसी और के साथ रिएक्ट ना करें। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 जो रॉड लिए हैं वो किसका लेते हैं, टाइटेनियम का और एक निकेल का, ठीक है। अब ना इस रॉड को हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी से। तो बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो निगेटिव टर्मिनल वाला निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा और इसको बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम है दैट इज कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है रिएक्शन, यहाँ पे होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। और पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो कनेक्टेड होगा वो एनोड इसको बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल वाले इलेक्ट्रोड के साथ। और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल का, ठीक है। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड किससे बना हुआ है, निकेल, ठीक है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टाइटेनियम से। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे हम लोग लेंगे ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अब जब ये सर्किट कंप्लीट होगा ना, तो आपको पता है NaCl जो है वो डिसोसिएट होगा किसमें, आयंस में। कौन से आयन, Na+ और Cl-। अब जब यहाँ पे वाटर है तो वाटर भी डिसोसिएट होगा। वाटर किस में डिसोसिएट होता है, तो वो होता है H+ और OH- में। यानी कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रिसिटी जब कनेक्ट हो गया, वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर दिए, तब क्या हो रहा है, आयंस में डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को मिला 4 आयन, दैट इज Na+, H+, Cl- और OH-। अब क्या होता है, अब होता है यहाँ पे आयंस का मूवमेंट। अब देखिए कैसे मूवमेंट होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो किधर मूव करेंगे, निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के तरफ। हमको पता है निगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और जितने भी निगेटिव आयन है वो किधर मूव करेंगे, वो मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो मूवमेंट है, अब मान लीजिए Na+ या H+, इन दोनों में मूवमेंट किसका फास्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि कौन पहले न्यूट्रलाइज होगा। अगर हम बात करें Na+ और H+ की, तो आपको पता है सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना। वो चाहता है कि वो हमेशा अपना रिएक्टिव स्टेट में रहे। वो हम चाहता है कि आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा उसको लूज करके रहे, ताकि वो स्टेबल है उस फॉर्म में। तो यहाँ पे जो सबसे पहले न्यूट्रलाइज होना चाहेगा वो चाहेगा H+, है ना। H+ चाहेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो कैथोड पे होता है, हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी कि H+ को मिलेगा इलेक्ट्रॉन और ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन। और एक चीज़ आप सबको पता है कि गैसेस जितने भी होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे जाएगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, तब यहाँ पे मिल जाएगा इसको क्या, हाइड्रोजन गैस। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैथोड के पास क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन गैस ही मिला। अब देखते हैं कि एनोड के पास क्या मिलेगा हमें। तो एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि निगेटिव वाले जाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएंगे।
तो यहाँ पे Cl और OH में जो टेंडेंसी किसका ज़्यादा है, OH माइनस रहने का माइनस में, तो वो है OH माइनस का। यानी कि इन दोनों में सबसे पहले न्यूट्रलाइज कौन होना चाहेगा, Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, Cl माइनस अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा था, गेन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी कि Cl और प्लस इलेक्ट्रॉन। और आप सबको पता है कि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, क्लोरीन गैस Cl2, यानी कि Cl2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी कि 2Cl माइनस जब इसके पास गया तो यहाँ पे क्या बना, क्लोरीन गैस। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एनोड के पास क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस। तो अब यहाँ इस सॉल्यूशन में क्या रह गया, Na प्लस और OH माइनस, जो कि क्या बना देगा, कॉस्टिक सोडा। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा यूजेस देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो हम लोग फूड कुक करने में, जल्दी बनाने में NaCl डाल देते हैं। फिर ये क्या है, रॉ मटेरियल है टू प्रिपेयर वेरियस केमिकल, यहाँ से NaOH। फिर हम लोग अभी आगे भी देखने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग प्रिपेयर करते हैं किससे, NaCl से। फिर एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसका यूज़ करते हैं पिकल में। नाउ नेक्स्ट है, अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर करते हैं NaCl के हेल्प से। तो बेसिकली यहाँ पे हेल्प हम लोग करते हैं क्लोरीन का, भले डायरेक्ट वे में NaCl यूज़ नहीं करें, बट जो क्लोरीन गैस प्रिपेयर हुआ NaCl से उसका तो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी NaCl इसका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्लोरीन गैस में हम लोग क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, CaOH2। तो यहाँ से मिलता है क्या, यहाँ से मिलता है हमें ब्लीचिंग पाउडर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CaOCl2। मतलब ये क्या हो गया, ये एक हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये एक ब्लीचिंग पाउडर है। अब और एक और प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन है, तो यहाँ से वाटर भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को इंडस्ट्री में हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया इसका सेटअप, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग पास कराते हैं स्लैग्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल शेप का दिख रहा है, ये कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहता है। अब क्या होता है, यहाँ से हम लोग क्लोरीन गैस पास कराते हैं, और यहाँ पे बीच में होता है इसका रिएक्शन, और यहाँ से हमें मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यहाँ से जो भी वेस्ट गैस है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, जो कि बहुत पूछते हैं एग्जाम में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, किसको ब्लीच करने के लिए, कॉटन और लाइनिन को। ठीक है, फिर उसके बाद पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। फिर लॉन्ड्री में इसका यूज़ किया जाता है, जो धुले हुए कपड़े उसको ब्लीच करने के लिए। फिर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिर वाटर, यहाँ पे Cl है, यानी कि वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं NaCl के हेल्प से। तो बेकिंग सोडा एक कॉमन नेम है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें क्रिस्पी पकौड़ा खाने का मन हो, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो कुकिंग है, जब आप कुक करें तो वो फास्ट कुकिंग हो, तो उस टाइम भी हम लोग ऐड करते हैं बेकिंग सोडा। अब जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज़ NaCl और H2O। इसको हम लोग पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और अमोनिया गैस से। तो क्या बनता है प्रोडक्ट, तो यहाँ से मिलता है अमोनियम क्लोराइड, और हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं खाने बनाने में, तो क्या मिलता है वहाँ से हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका बहुत यूज़ है हाउस होल्ड में। आइए देख लेते हैं इसका यूजेस। तो सबसे पहला यूज़ होता है टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं माइल्ड एडिबल एसिड, दैट इज टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है ये बेकिंग पाउडर।
आइए अब जान लेते हैं इसका दूसरा यूज़। हाँ, तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना। और इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, केक बनाने में, ताकि केक सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने, हम लोग ऐड करते हैं ना बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये कैसा एक्ट करता है, एज अ एंटी एसिड, है ना। मान लीजिए कि बी स्टिंग हमें काट देता है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, यानी हमें जलन होने लगता है, तो उस जगह को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं, है ना, लगाते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, हमें रिलीफ मिले। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये था बेकिंग सोडा के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका क्या क्या यूजेस होता है। तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसको सोडियम कार्बोनेट से। अब सोडियम कार्बोनेट हम लोग कैसे प्रिपेयर किए, तो हमने बेकिंग सोडा को जब हीट किया तब हमें वहाँ से मिला सोडियम कार्बोनेट, यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो गया, NaCl से ही ये भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को अगर ओपन एरिया में रखते हैं तब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है ये सॉल्ट। तब क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O या फिर डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, वॉशिंग सोडा है। अब देख लेते हैं इसका यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज़, इसको ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इसका यूज़ टेक्सटाइल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। फिर हम लोग लैबोरेटरी में सोडियम के कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स बनाने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एज अ क्लिनजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, फिर लास्ट परमानेंट हार्डनेस, वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस हो जाता है कुछ मिनरल के वजह से, उसको रिमूव कराने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वॉशिंग सोडा का। तो ये था बात वॉशिंग सोडा के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि पीओपी, चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। और तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसका यूजेस क्या क्या होता है। तो पीओपी बेसिकली प्रिपेयर होता है जिप्सम सॉल्ट से, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जब हम लोग जिप्सम सॉल्ट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं ना, तो ये जिप्सम सॉल्ट अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। लेट्स सपोज इसको जब हम लोग हीट करते हैं राउंड अबाउट 373 केल्विन पे, तब क्या होता है, अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है CaSO4.2H2O का, तो ये 3/2 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। तो इसके पास कितना बच जाएगा, इसके पास लेफ्ट आउट कितना रह जाएगा, हाफ H2O, दैट इज CaSO4.2H2O। इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हाफ है तो हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस। तो यूजेस क्या क्या हैं, तो पहला यूज़ डेकोरेशन पर्पस में इसका यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, कोई भी सब्सटेंस को स्मूथ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मेनली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो बोन फ्रैक्चर को सेटल करने के लिए भी हम लोग पीओपी का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सीलिंग, फॉल सीलिंग बनाने में, या टॉयज़ है ना, स्टैच्यूज़, ये सब बनाने में भी हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और भी जान लेते हैं कि पीओपी नाम क्यों दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जो जिप्सम सॉल्ट है जिससे ये प्रिपेयर होता है, ये लार्ज अमाउंट पेरिस में पाया जाता है। कहाँ पे, मोंटमार्टे में। तो ये था आज का क्लास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।